हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन शॉट लेक्चर, जिसमें मेरा टारगेट रहेगा कि आने वाले 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग रिवाइज कर लें। काम काम के फार्मूले, काम काम के कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल भी लेकर चलेंगे। तो चलिए बच्चों, लेक्चर को करते हैं शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 शब्दों से बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है भाई? इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज, यानी कि हम बेसिकली ऐसे चार्ज का अध्ययन करने वाले हैं जो कि रुका हुआ है, यानी स्टेशनरी है। ये ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम स्टेशनरी चार्ज का अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आता है कि सर चार्ज हमें बता दीजिए, चार्ज क्या होता है। तो देखिए बच्चों, चार्ज क्या होता है? किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण होता है जिसके कारण वह एक बल का अनुभव करता है जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ बच्चों थोड़ा तेजी से। देखिए ये क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर which cases it experiences a force in इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी भी मैटर की क्या होती है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से यह एक फोर्स का अनुभव करता है जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। बच्चों अब चलते हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं रैपिडली, तेजी से काम की प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट होता है। सर इनवेरिएंट का मतलब नहीं समझ में आया भाई। अगर आपके हाथ में कोई बॉडी है और वो चार्ज्ड है, तो अगर उस पे चार्ज मान लेते हैं 2 माइक्रोकुलाम है, तो उसको आप ले जाके चांद पे रख दोगे तो उस पे चार्ज बदलने वाला नहीं है, वो 2 माइक्रोकुलाम ही बना रहेगा। अगला क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व होता है, यानी भी कि मैंने कहने का मतलब है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज क्या होता है? 0। यानी कि चार्ज को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। बच्चों अब आप सोच रहे होगे सर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मान लेते हैं आपके पास 2 बॉडी है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो उस पर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे होंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो ओवरऑल नेट चार्ज जो सिस्टम पे होता है वो 0 होता है। तो वही चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज कभी भी नष्ट नहीं होता, ना ही क्रिएट होता है। चलिए बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इनवेरिएंट हो गया, कंजर्व हो गया, क्वांटाइज्ड। चार्ज आपका बेसिकली होता है क्वांटाइज्ड का मतलब होता है चार्ज फिक्स होता है। किसी भी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, 10 का, 100 का, 150 का। लेकिन अगर आप ये दिमाग में रख रहे हैं कि चार्ज 1/3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो ये पॉसिबल नहीं है। चार्ज का ट्रांसफर बेसिकली क्या होता है? फिक्स अमाउंट में होता है। और किसी भी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है, एनी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, वो Q बराबर प्लस माइनस Ne के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सर इसका क्या मतलब होता है? देखिए चार्ज का मतलब क्या है? बेसिकली सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन का है। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया बॉडी से, बॉडी पर आता है पॉजिटिवली चार्ज, और अगर बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चले आए तो बॉडी पर क्या आएगा? निगेटिवली चार्ज। मैंने आपको बोला चार्ज क्वांटाइज होता है, यानी कि चार्ज का ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, 100 का, 150 का, 50 का, लेकिन ये नहीं कि 1/2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। फ्रैक्शनल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है बच्चों। तो ये Q बराबर Ne है, यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो Q बराबर प्लस माइनस Ne के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कुछ और काम की बात देखिए बच्चों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर इस फॉर्म में क्वांटाइजेशन पे कोई क्वेश्चन करवा दीजिए। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन देता हूं कि Q बराबर 1.6 × 10⁻20 कूलम, क्या ये चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं? एग्जिस्ट और नॉट, क्या किसी बॉडी पे ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? यानी कितने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी को छोड़ के चले जाए ताकि इतना चार्ज उस बॉडी पर आ जाए। तो आओ थोड़ा सा बात कर देते हैं, इस चीज की बात करते हैं, एक छोटे से न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। देखिए बच्चों,
इस न्यूमेरिकल की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तेजी से। देखिए Q बराबर आप N लगा दीजिए, ये वाला फॉर्मूला सेट करेंगे तो आप Q की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 1.6 10 टू द पावर माइनस का 20, और इलेक्ट्रॉन निकालना है कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ताकि इतना चार्ज आ गया। तो और देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। कौन कौन मर रहा है भाई, ये दोनों आपस में खत्म हो गए। N की वैल्यू कितनी आएगी 10 टू द पावर माइनस 20 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 90, जो कि बेसिकली 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा -1 यानी 1/10, जो कि पॉसिबल नहीं है भैया। 1/10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हो सकता है, 400 क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब कायदे में क्या मतलब निकला कि ये इतना चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इनवेरिएंट होता है, यानी कि चार्ज को कहीं भी लेकर जाकर रख दोगे, चार्ज अगर यहाँ पर अगर आपके जमीन पृथ्वी पर 5 कूलाम है तो उसको चार्ज पर रख दोगे तो 5 कूलाम ही रहेगा। चार्ज कंजर्व होता है, ट्रांसफर केवल ट्रांसफर हो सकता है, क्रिएट नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए भाई थोड़ा सा आगे अप्रोच करते हैं। ये तो हो गया चार्ज के बारे में। अब चार्ज को 2 भाग में क्लासीफाई किया, साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने चार्ज को 2 भागों में क्लासीफाई किया। सर कौन कौन सा, पहला है, देखिए इनका नाम ले देता हूं मैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए इन्होंने चार्ज को 2 भागों में क्लासीफाई किया, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा होता है कायदे में निगेटिवली चार्ज। अब मैंने बोला नहीं, सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली गई तो क्या होता है, बॉडी पॉजिटिव हो जाता है, और अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चले आए तो बॉडी क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब आप लोग समझ लीजिए बेसिकली देसी भाषा में छुरी, यानी अगर छुरी छोड़ के चली जाती है तो इंसान क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और अगर चली आती तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग का हो जाता है दही और उसका हो जाता है नुकसान। तो कोई नहीं, 2 प्रकार के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। चलिए भाई थोड़ा सा और इसके आगे अप्रोच करते हैं। यानी मैंने बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ के चला गया, किसी कोई बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी, थोड़ा मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, और न्यूट्रल बॉडी थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर निकल गए, तो जहां भी जाएंगे दूसरी बॉडी पर गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है दूसरी वाली बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जहां से छोड़ के गए हैं वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, भाई जाहिर सी बात है कोई भी आइटम न्यूट्रल है, जितने उसमें प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब कायदे में यहां से 2 इलेक्ट्रॉन भाग गए ससुरे, तो कितने बचेंगे यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली 2 वैकेंसी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन में कमी हुई, तो क्या हुआ, 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें 10 प्रोटॉन थे, 10 न्यूट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 8 इलेक्ट्रॉनों ने तो 8 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया, बाकी 2 प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो बेसिकली वही दिखाया जाता है कि इस पे कितने चार्ज है, +2 ही चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई इलेक्ट्रॉन की, और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, लाइक चार्ज करते हैं रिपल, यानी प्लस प्लस में झगड़ा होगा और प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। प्लस प्लस को बोलते हैं लाइक चार्ज और प्लस माइनस को क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्ज। चलिए थोड़ा सा अब आगे अप्रोच करते हैं और पहुंचते हैं रफ्तार से कूलाम लॉ पे। कूलाम लॉ पे चलिए भाई, कूलाम लॉ पे पहुंचते हैं। देखिए बोला यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 रेस्ट चार्ज, देखिए मैं इस चैप्टर में पूरी की पूरी बात करूँगा, उसमें दोनों चार्ज कायदे में रुके रहेंगे। तो 2 टेस्ट चार्ज की वजह से कूलाम ने अपना नियम बताया कि भाई Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे क्या फोर्स लगाएगा, Q1 की वजह से फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या आएगा सर, तो अगर इसके सेपरेशन को मान लेते हैं R, तो आता है इन दोनों के, देखिए फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कायदे में, इन दोनों चार्जों के सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों को क्लब करोगे तो आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कायदे में सर। ठीक है सर, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो क्या आता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए K क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻, क्या होता है 9। सर कहाँ से मिलता है 9 × 10⁹? तो कायदे में जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू आती है 1/4 पाई ε0 से निकल के आती है। जब आप ε0 की वैल्यू रख दोगे, जिसको बोलते हैं, मैं थोड़ा तेजी से बता दे रहा हूँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसकी
की वैल्यू होती है 8.85 10 टू द पावर माइनस का 12। तो कायदे में जब आप सारी वैल्यू यहाँ रखोगे, उसको कैलकुलेट आउट करोगे, तो के की वैल्यू जो निकल के आती है वो 9 10 टू द पावर क्या आती है, 9 आती है। ये बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, पाया गया कि भैया दोनों चार्जों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कायदे में। अब बच्चों के अंदर डाउट आया होगा, सर एप्सिलॉन नॉट तो सिखा दीजिए भाई, ये है क्या? तो परमिटिविटी का मतलब कायदे में होता है, परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन देना। सर परमिशन का मतलब समझ नहीं आया भाई। कोई भी मीडियम, देखिए ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जैसे यहाँ पर तो एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। बेसिकली कोई भी मीडियम अपने चार्जों को कितना परमिशन दे रहा है कि जाओ Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाले फोर्स को कम कर दो। बेसिकली परमिशन देना ही परमिटिविटी कहलाता है, ठीक है। यानी कि मीडियम कितना परमिशन दे रहा है, फोर्स को कितना डिक्रीज करना है। अगर एयर की बात करें, देखिए अब यहाँ पर कुछ काम की बात सुनिए, जैसे कि अगर आप इन दोनों चार्ज को मीडियम में रख दोगे तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन मीडियम लिखते हैं, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। कायदे में अगर के का मान निकालते हो तो एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। इसी को बोलते हैं, के को ही बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कि एप्सिलॉन और अलग चीज़ है और के अलग चीज़ है। नहीं भाई, दोनों एक ही चीज़ है। के होता है, के को अच्छा इसको क्या बोलते हैं सर, ये भी ना बता दीजिए मुझे। ये तो खैर इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फिलहाल है। और यहाँ पर आपने बता दिया कि एप्सिलॉन एम का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ क्या, व्हाट सर, मीडियम। सर के बता दीजिए, जो यहाँ एक नया के आ गया, ये एक फार्मूला है, एक नया सूत्र आपने बता दिया कि जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का के टाइम्स होता है। तो इस के को क्या बोलते हैं, ये के अलग है, ये के तो बेसिकली कांस्टेंट है सर, ये के कांस्टेंट है, लेकिन ये इस के का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सारे बच्चे याद रखेंगे क्योंकि क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी का एक नाम देसी भाषा में क्या है, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर भाई, चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप फार्मूला अपने दिमाग में रखना है कि इसको याद रखिएगा, ठीक है सर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब ये चीज़ें दोनों क्लियर हो गई। तो बच्चों अब आइए निकलते हैं, इसमें बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो के की वैल्यू जो होती है फॉर एयर के लिए होती है 1, और अगर बात करें क्या नाम है किसके लिए, वाटर के लिए, तो 80 या 81 कहीं कहीं लिखा जाता है, तो उससे कोई कन्फ्यूजन ना होइएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है बेसिकली। और मेटल के लिए होती है इन्फिनिटी, क्योंकि मेटल में सारे चार्ज होते हैं फ्री, तो इसलिए वो अपने चार्ज भाई पर क्या होता है, मैंने बताया नहीं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये है, यानी कि ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसमें चार्ज ज़्यादा फ्री होते हैं तो वो ज़्यादा फोर्स को डिक्रीज कर देते हैं। तो अगर के की वैल्यू आप यहाँ पर इन्फिनिटी डाल दोगे, कायदे में इसको मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख दे रहा हूँ। देखिए जब आप मीडियम में रख दोगे इन दोनों चार्ज को तो क्या नया फार्मूला आएगा, एफ बराबर आता है मीडियम के लिए, मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख दे रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R, जो तो R स्क्वायर। तो कायदे में मीडियम में रखने पर ये वाला फार्मूला निकल के आता है। तो यहाँ पर जो K है इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि मेटल के लिए, अगर मेटल के लिए आप K की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो फोर्स क्या आएगा, अगर मेटल की बात करें तो क्या आता है, 0 आता है। तो मैंने बोला नहीं, मेटल के अंदर सारे चार्ज फ्री होते हैं तो वो जा करके फोर्स को डिक्रीज कर देते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 0 पहुँच जाता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। बीच में एक टॉपिक छूट गया, मुझे चार्ज के बाद में ही पढ़ाना था, वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 मेथड हैं। एक है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक है मेथड ऑफ चार्जिंग फ्रिक्शन, और एक मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलिए हम डालते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो बच्चों थोड़ा तेज़ी से रैपिडली बढ़ाते हैं रफ्तार को। देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग में कायदे में पहला मेथड है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है कंडक्शन, और तीसरा मेथड है कायदे में इंडक्शन। चलिए सर थोड़ा समझा दीजिए सबके बारे में, थोड़ा नहीं मैं पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ। देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब होता है 2 बॉडी को आपस में रब करना। जैसे मेरे पास ये, अगर मैं इसको ग्लास रॉड मान लूँ और इसको मान लूँ
रेशम का कपड़ा, तो यानी इन दोनों को जब रब करते हैं तो रब होने से क्या होता है, रगड़ा रगड़ी वाला मेथड। रगड़ने से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने से क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम को छोड़ देते हैं, जिससे उस पर चार्ज आ जाता है। देखिए मैंने बोला था चार्ज का मतलब होता है सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन की है। तो कायदे में यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं रगड़ा रगड़ी वाला मेथड। ये केवल इंसुलेटर में पॉसिबल है, इंसुलेटिंग मटेरियल में ही पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गया रगड़ा रगड़ी वाला मेथड। चलिए दूसरे चलते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब हुआ कि आपके पास दो बॉडी है, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, और आपने इसको एक वायर से लेकर के इस स्विच से कनेक्ट कर दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस बॉडी पर क्या है, चार्ज है, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, इस पर चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, और इस पर चार्ज है 0, यानी ये न्यूट्रल है। देखिए बच्चों, न्यूट्रल का मतलब होता है कि नेट चार्ज इस पे 0 है, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम तो बेसिकली न्यूट्रल ही होता है। तो चलिए अभी इसका पोटेंशियल मान लेते हैं, अभी चार्ज आने से पोटेंशियल आ जाता है। पोटेंशियल एक नया टर्म है, वो हमें आगे वाले चैप्टर में मिलेगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जहाँ पर चार्ज है तो पोटेंशियल आ गया। ठीक है, और इस पे ये क्या है, एक अनचार्ज बॉडी है, यानी इसको बोल सकते हैं न्यूट्रल है, और ये क्या है, चार्ज बॉडी है। ठीक है, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे तो आप देखने को ये पाओगे चार्ज का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक होता रहेगा। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज तो चल के नहीं जाते, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल के आया होगा, लेकिन हम लोग मान लिया करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर गया होगा, तो जिससे क्या होगा, यहाँ से यहाँ चार्ज जाते रहेंगे और तब तक जाएंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कायदे में इस पे भी चार्ज आ जाएगा और इस पे भी चार्ज आ जाएगा। तो एक न्यूट्रल बॉडी को आपने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो इस मेथड को बोला जाता है मेथड ऑफ चार्जिंग बाई, कौन सा मेथड सर, कंडक्शन। ये ओनली किस में पॉसिबल है, ओनली कंडक्टर, ये केवल कंडक्टर में पॉसिबल है। तो आप कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत बढ़िया सर। चलिए अगले लास्ट वाले पे चलते हैं, जिसकी है मेथड ऑफ चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो चलो भाई इस पे बात कर लेते हैं। देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या होता है, बिना छुअन छुआई के दो बॉडी को चार्ज कर दिया जाए। दोनों बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में ना आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि आपके पास दो बॉडी थी, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में था, और आपने क्या कर दिया, एक चार्ज बॉडी लेकर आए। वैसे जेंडर ना चेंज करिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है छोरी। जैसे छोरी आपके पास आए तो आप तो इतना स्मार्ट बनना ही चाहेंगे कि इस अपने आप क्या हो कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को लेकर आते हो तो अपने आप क्या होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, और प्लस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपल खाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर भगाएगा, होता है ना भाई। ये छोरी मान लीजिए, इसको पॉजिटिव चार्ज अपने आप को मान लीजिए, खुद को मान लीजिए, तो ये दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो बेसिकली इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज उधर भग जाएगा। बाद में क्या करिए, इन दोनों बॉडी को सेपरेट आउट कर लीजिए, तो इस बॉडी पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस बॉडी पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कायदे में बोलो क्लियर। तो इसका मतलब ये क्या है, बिना छुअन छुआई के, बिना कॉन्टैक्ट के, विदाउट कॉन्टैक्ट आपने क्या कर दिया, क्या किया था आपने, एक अनचार्ज्ड बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो इस मेथड को बुलाता है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है सर। चलिए तो ये कुछ हो गया मेथड ऑफ चार्जिंग पे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये 3 मेथड है, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब हो गया रगड़ा रगड़ी वाला मेथड। हीट जनरेट होता है रगड़ने से, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, और बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले तो बॉडी चार्ज हो जाएगी। चलिए बच्चों, तो हम लोग फिर से चलते हैं। कूलाम लॉ पे बात किए थे तो फार्मूला आया था, F बराबर आ गया था K/Q1/Q2/R²। मैंने कहा था K की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1/Q2/R²। मैंने कहा था अगर दोनों चार्ज के बीच में कायदे में Q1 और Q2 चार्ज के बीच में कोई मीडियम भरा हुआ हो, कोई भी वाटर कोई भी मीडियम डाल देंगे तो क्या होता है, नया फोर्स जो आता है 1/4πε0 की जगह पे एप्सिलॉन Q1 Q2/R²। अगर ये सेपरेशन हम लोग क्या मान लें, R मान लें, तो अगर यहाँ पर कायदे में इसको लिखा जाए तो 1/4πε की जगह पे ε0 K लिख सकते हो। अभी पीछे बताया, यहाँ पर समझाया आपको Q1 Q2 क्या होता है, R²। तो यहाँ पर आपने देखा जो फोर्स आएगा, मीडियम में जो फोर्स आता है वो, ये अगर मैं इस पूरे टर्म को क्या मान लूँ, F मान लूँ, तो बेसिकली F0/K आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको F0 कह देते हैं कुछ समय के लिए। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कि इस बार जो है Q1 ने Q2 पर जो फोर्स लगाया वो कितना लगाया,
अगर मान लेते हैं आपने इसके बीच में पानी भर दिया तो F0/80 हो जाएगा। मैंने कहा था कि का मान पानी के लिए 80 होता है। बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, बट ये गलत है, क्योंकि फोर्स Q1 ने Q2 पर उतना फोर्स लगाया जितना उसको लगाना चाहिए। अभी भी फोर्स Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला यही है, ठीक है, फोर्स नहीं चेंज होगा। तो सर क्या चेंज हो गया सर? बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर जब आपने मीडियम भर दिया तो यहाँ पर छोटे छोटे डाइपोल क्रिएट हो गए उस मीडियम की वजह से, और इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर प्लस माइनस इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वजह से Q2 पर लगने वाला जो नेट फोर्स था उसकी वैल्यू घट जाती है और उसकी वैल्यू होती है F0/K। ऐसा नहीं कि Q1 ने Q2 पर फोर्स ही कम लगा दिया सर, F/F0/80 हो जाएगा, या तो फिर अगर मेटल डाल दोगे तो यहाँ पर 0 फोर्स लगेगा। नहीं, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना उसको लगाना चाहिए। बशर्ते क्या होता है कि जब आप इस पे मटेरियल भर दोगे, इसके अंदर मीडियम भर दोगे, तो मीडियम के जो डाइपोल है वो क्या कर देंगे, वो भी इस चार्ज पर फोर्स लगाएंगे, जिससे नेट फोर्स जो आता है इस चार्ज पर इन सभी मीडियम के इफेक्ट की वजह से या इस चार्ज की वजह से वो डिक्रीज कर जाता है। बोलो क्लियर? तो चलो कुछ और बातें हम लोग कर लिया इस पर, अब हम लोग चलते हैं और करते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन। तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन एक दो करवा देता हूं मैं, वेक्टर आप लोग को आना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन यही है कि हम लोग चलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कायदे पे। सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है भाई? कायदे में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि अगर ये Q चार्ज है, यहाँ भी Q चार्ज है, यहाँ भी Q चार्ज है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया चलो इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स बताओ, नेट फोर्स। तो कायदे में मान लेते हैं इसकी लेंथ L है और ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इस पर लगने वाला फोर्स हमें पूछा जा रहा है। तो भैया ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स मारेगा, ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स मारेगा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो इस चार्ज पर नेट फोर्स बताना था। तो भैया देखो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स इस दिशा में आएगा F, इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स इस दिशा में आएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर इस फोर्स का डायरेक्शन जो इसकी वजह से इस पे फोर्स आया उसकी दिशा आपने आगे क्यों दिखाया, ऊपर दिखा दिए होते। तो बताना चाहूँगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, वो बेसिकली दोनों चार्जों के सेंटर टू सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो टुवर्ड्स दिस चार्ज, और अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो अवे फ्रॉम दिस चार्ज। ओके क्लियर? तो यहाँ से ये आप दिखा सकते हो। तो दो फोर्सेस के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आएगा आप निकाल लीजिए। F नेट फोर्स आएगा किस पे, ऑन चार्ज Q पे जो आता है √A² + B² + 2AB cos थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो A की जगह पे F², B की जगह पे F² + 2FF cos थीटा। थीटा कितना है सारे बच्चे बोलो? 60 डिग्री। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से देखिए कैलकुलेट आउट करेंगे तो 2F² + F × ये कितना आएगा 2F² cos 60 होता है 1/2, ये दोनों मर जाएंगे, कितना आएगा 2F² + F², तो यहाँ से आएगा 3F², तो ये आएगा F√3। तो कायदे में ये वाला मेथड है कि भाई ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि अगर आपसे किसी भी चार्ज पे, देखिए मार्केट में कई चार्ज अवेलेबल हैं, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, और मुझे इस पे फोर्स पूछा जा रहा है। तो पहले इस वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, इस वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, और फोर्स निकाल करके कायदे में कर देंगे वेक्टर समेशन। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करूं, यहाँ पर कोई सिस्टम है Q1 Q2 Q3, उसमें कई चार्ज हैं, और मैं बोलता हूं कि चलो इस चार्ज Q0 पे लगने वाला फोर्स बताओ, तो इसकी वजह से क्या फोर्स आएगा, इसकी वजह से क्या फोर्स आएगा, इसकी वजह से क्या फोर्स आएगा, इसकी वजह से क्या फोर्स आएगा। मान लेते हैं इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर आया, इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर आया, इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर आया, इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर आया। सारे फोर्सेस को ऐड कर दो, F1 F2 F3 F4 रैंडमली जो भी हो, और वेक्टर समेशन करके F1 + F2 + F3 + F4 जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या होगा, नेट फोर्स आएगा किस पे, नेट फोर्स आएगा ऑन चार्ज Q0। कायदे में समझ में आया? इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी कर लिया, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों। चलिए भाई, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कायदे में। देखिए एक क्वेश्चन और है, और मैं उस तरीके से बता दे रहा हूँ, आप वही उसी लॉ को फॉलो करिएगा। देखिए
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे अगला क्वेश्चन क्या है सर, देखिए वही क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, L है L है L है, चार्ज यहाँ Q, यहाँ -2Q, यहाँ मान लेते हैं सपोज दैट +3Q कर देते हैं। मैंने बोला चलो भैया यहाँ पर फोर्स बताओ, ये एंगल सब 60-60 है, बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर फोर्स पूछ लूँ। सर कैसे निकालेंगे, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को, दोनों प्लस प्लस हैं, रिपल कर रहा होगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा। बोलो भाई, हाँ सर क्लियर, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा होगा। इस फोर्स का नाम दे दो F1। अब यहाँ पर F1 F2 देने में फंसोगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसमें एक चालाकी है, चालाकी लगाइए। देखिए इन दोनों के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, तो बेसिकली यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 3Q × Q करोगे तो 3Q² आएगा, यानी 3 टाइम्स आ रहा है फोर्स, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 3F लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि F की वैल्यू अगर Q चार्ज सेपरेशन R पे है या L सेपरेशन पे है तो कायदे फोर्स आता है KQ²/L² आता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, यहाँ पर भी तो ये केवल क्या हुआ, अगर यहाँ Q था तब फोर्स आया KQ²/L², लेकिन यहाँ पर Q है, यहाँ पर 3Q है, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो कितना आ रहा है, F का 3 टाइम्स आएगा भाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रखूँगा K × Q × 3Q अपॉन व्हाट L², तो कितना आएगा K3Q²/L², तो 3 टाइम्स नहीं आ रहा है। तो कायदे में शॉर्टकट अपनाइए, नहीं तो बार बार कॉम्प्लिकेटेड होगा, बार बार बड़ा लिखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना है 3F, ये रिपल्सिव नेचर का होगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स आएगा अट्रैक्टिव नेचर का, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है। कितना आएगा 3 गुना 6 गुना आ रहा है, तो आप उसको लिख दीजिएगा 6F। एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री। तो क्या करेंगे, फिर से लगाइए, नेट फोर्स किस पे निकालना है, ऑन 3Q चार्ज, 3Q चार्ज पे नेट फोर्स बताना है कायदे में। तो कुछ नहीं करिए भाई, क्या करना है सर, √3F² प्लस 6F² प्लस 2 × 3F × 6F और इंटू क्या cos 120 डिग्री। आप ईमानदारी से सॉल्व करिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन वैरायटी नंबर क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग करना है। देखिए अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई मारिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन वगैरह है, जैसे ये वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा रेक्टेंगल वाले की, यहाँ पर सबका लेंथ L है, इस पे चार्ज Q चार्ज है, चार्ज की साइन बदल सकती है, इस पे मैग्नीट्यूड बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है, यहाँ पर फोर्स पूछ सकता है। तो कैसे करेंगे, इसकी वजह से इस पे फोर्स इस दिशा में आएगा, इसकी वजह से ये भी दोनों प्लस प्लस चार्ज है, इसकी वजह से फोर्स इस दिशा में आएगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, इस फोर्स का नाम, इसकी वजह से इस पे फोर्स आ रहा है F, इसके वजह से फोर्स आएगा F, और यहाँ पर कायदे में लेंथ बदल जाएगा। तो आप इसको निकालेंगे, क्या निकालेंगे, F' मान लीजिएगा, उसको कुछ भी जो भी आएगा F' मान लीजिएगा, और F' निकालेंगे क्या आएगा सर, KQ² बटे ये लेंथ कितना आएगा, ये L है, ये L, तो L² प्लस L² का रूट लेंगे 2L² L√2 आएगा। तो ये कितना आएगा L√2। तो यहाँ पर KQ1Q2/R² होता है, तो यहाँ से KQ² क्या है व्हाट हो, क्या हो जाएगा यहाँ से 2L²। बोलो क्लियर सर। तो इसका मतलब कितना आ गया, ये F/2 आया, पुराने वाले का कितना आ गया F/2। तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई F/2। अब देखिए दो वेक्टर का अगर एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट कहाँ भाग के आता है, बीच में आता है। दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बीच में आएगा 45 डिग्री पे, और कितना आता है उसको निकालते हैं तो F√2 आता है। इन दोनों का रिजल्टेंट इसी के ऊपर आएगा। अब एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स निकालेंगे किस पे, ऑन चार्ज जो कि कॉर्नर पे है, ए वाले कॉर्नर पे है, ऑन चार्ज Q किस पे है, ए पर जो प्रेजेंट है उस पर फोर्स आएगा F√2 प्लस F/2। यहाँ से F कॉमन लोगे तो √2 प्लस 1/2। तो ये रिजल्ट हो गया बेसिकली। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, कुछ और काम के क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। चलो भाई थोड़ा वेक्टर पढ़ेंगे। दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 120 डिग्री है और मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बीच में आता है, और उसकी मैग्नीट्यूड जितनी होती है उतना ही आता है। और अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल देखिए, अगर ये इसकी मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट बीच में आएगा और उसकी वैल्यू F√2 हो जाएगी। तो यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया। चलिए भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया सर, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब हो गया कि भाई अगर कोई
कोई भी चार्ज सेंटर ऑफ सिमेट्री पे है। मैं कई शकल सूरत वाला डायग्राम बना दे रहा हूँ। एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये ले सकते हो आप लोग, ठीक है। एक रेगुलर हेक्सागोन ले लो, ठीक है। इन सभी आकृति में अगर यहाँ पर चार्ज Q, सारे चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम नेचर के हैं, यहाँ भी Q ले लो, Q ले लो, Q ले लो, यहाँ -Q, यहाँ -Q, 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 यहाँ पर ले लो सपोज दैट -Q, सब ले लो भाई, ठीक है। और सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के हैं, और सेंटर पे जो चार्ज आता है, इन सभी स्ट्रक्चर के सेंटर पे जो नेट फोर्स आता है, अगर सेंटर पे कोई भी चार्ज Q0 रख दूँ, यहाँ भी Q0 रख दूँ, यहाँ भी Q0 रख दूँ, यहाँ भी Q0 रख दूँ, तो सेंटर पे एट सेंटर जो नेट फोर्स आता है, एट सेंटर नेट फोर्स ऑन Q, जो कहाँ पर है, प्रेजेंट एट सेंटर, जो सेंटर पे प्रेजेंट है। कायदे में जब उस पर नेट फोर्स निकालते हो तो कितना आता है, 0। ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलिए, कितना आता है भाई, 0, ठीक है। इसमें दे रहा हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से सारे चार्ज सेम डिस्टेंस पे होते हैं, जिसकी वजह से इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स आता है वो 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, ये -Q चार्ज, ये +Q चार्ज, इसकी वजह से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, F4 से अट्रैक्ट करेगा, ये भी F4 से अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज भी सारे चार्ज को अपनी तरफ बुलाएगा F4 से, ये वाला चार्ज भी इस चार्ज को अपनी तरफ बुलाएगा F4 से। सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये वाला इसको मार देगा, ये वाला इसको मार देगा, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0। चलिए भाई थोड़ा रैपिडली और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं सर। तो ये हो गया पूरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कूलॉम लॉ, काम के बातें मैंने बता दिया। इफेक्ट ऑफ मीडियम पे, जैसे कि मैंने कहा, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना उसको लगाना चाहिए, भले ही मार्केट में और भी चार्ज प्रेजेंट हो, उससे मतलब नहीं है। चलिए बच्चों अब चलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा तेजी से इसको भी निपटा लेते हैं भाई। देखिए बच्चों, जो लोग इसको रिवाइज करने आए हैं इस चैप्टर को, उनके लिए बेनिफिट वाला लेक्चर है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। अब जिनके दिमाग में चल रहा होगा सर यहीं से हम पूरा पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ी दिक्कत आएगी। आपने 11th की फिजिक्स को भी सही तरीके से नहीं पढ़ रखा है। जैसे वेक्टर में जैसे 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लिया जाता है, थोड़ा उस पर फोकस करिएगा, तब आप इस लेक्चर को देखिएगा तो मज़ा आएगा। चलिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ क्या है। मान लेते हैं कोई चार्ज Q है, मान लेते हैं इस पर 2 पॉइंट चार्ज है, इस पे चार्ज है 2 कूलॉम का, और इस वाले पॉइंट पे चार्ज है 5 कूलॉम का, ठीक है। 2 चार्ज रखे हुए हैं, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों चार्ज रेस्ट चार्ज है, क्योंकि भाई इस चैप्टर में हम रेस्ट चार्ज का अध्ययन करेंगे। तो इनका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। मैंने बोला भैया चलो फोर्स बता दो, फोर्स ऑन चार्ज 5 कूलॉम ड्यू टू किसकी वजह से, +2 कूलॉम, 2 कूलॉम की वजह से 5 कूलॉम चार्ज पे लगने वाला फोर्स बता दो। तो कायदे में यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एक बनाएंगे वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर R इंट्रोड्यूस करेंगे। वेक्टर R क्या होता है, बेसिकली वेक्टर R का डायरेक्शन लेना है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस वाले चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को भगाएगा, रिपल करेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि वेक्टर फॉर्म में हमें बताइए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चलिए वेक्टर फॉर्म बता दीजिए सर। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, फोर्स को दिखाने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो हर कोई निकाल देता है, K सर Q1 की वैल्यू 2, Q2 की वैल्यू 5 अपॉन K Q1 Q2 बाई R²। अब सर R² की जगह पे क्या लिखे, तो R² की जगह पे बेसिकली ये वेक्टर फॉर्म में है, तो आपको निकालना पड़ेगा वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। अब पहले वेक्टर R तो निकाल लो सर। वेक्टर R मतलब होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो कितना आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो I कैप, प्लस 3 में से 2 जाएगा तो J कैप, 1 J कैप, 4 में से 3 जाएगा तो K कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √1² कितना आएगा, √3। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया √3 K Q1 Q2 बाई R² इंटू, देखिए जो आपको डायरेक्शन लेना है, डायरेक्शन किधर लेना है भाई, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर इधर दिशा में फोर्स लगा रहा है, तो हमें जो F कैप की डायरेक्शन लेनी है वो R कैप की दिशा में लेनी है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ लिख सकते
रखते हैं आर कैप को एफ कैप के डायरेक्शन में लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर का डायरेक्शन ये है कायदे में। तो यहाँ पर हम लोग जो वेक्टर आर का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आर कैप। ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं प्रॉपर तरीके से आर कैप। अब आप इसकी वैल्यू लिख दो, 5 दूना 10, 10 के अपॉन ये हो जाएगा 3, और आर कैप की वैल्यू कितनी होती है, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर ने कितना आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन क्या, √3। सर यहाँ पर आर कैप का क्या मतलब है, आर कैप का मतलब होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं बता रहा हूं बार बार, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन किधर लेना है, जिधर आर वेक्टर की दिशा होगी। आर वेक्टर की दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए आर कैप लगाते हैं। आर कैप का वैल्यू होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। बहुत बढ़िया सर। अब इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं जब चार्ज अपोजिट आ जाते हैं। जैसे इस पर -2 कूलाम है, इस पर +5 कूलाम है, मैं यहाँ साइन चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ बच्चे बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो उनके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको कभी भी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ में कभी घबराहट नहीं आएगी सर। तो चलिए सर बता दीजिए। देखिए मैंने बोला कि भैया आपको बताना है फोर्स ऑन +5 कूलाम चार्ज, इस पे फोर्स बताना था। तो जिस पे फोर्स बताना है उस पे वेक्टर आर की मुंडी रख दो, वेक्टर आर क्या रख दो, मुंडी रख दो, और प्रॉपर तरीके से एक फार्मूला लगाओ, वेक्टर एफ इक्वल टू लगाओ के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। भाई ये फार्मूला नहीं भूलिएगा तो आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी और फटाक से सारे क्वेश्चन बैठ जाएंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा Q1 और Q2 को क्या लेना है, विथ साइन लेना है, यानी दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से Q1 Q2 को क्या लेना है, विथ साइन लेना है। अब आधे बच्चे फिर टेंशन में होंगे सर कैसे साइन लेंगे विथ, तो आओ थोड़ा सा मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। सर ये वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब कैसे आ गया, भाई मैंने कहा नहीं था, जब आप उसको तोड़ोगे कायदे में, जैसे भी पिछला वाला फार्मूला था जब मैंने लिखा था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप की वैल्यू जब आप वेक्टर आर अपॉन आर मॉड ऑफ आर लिखोगे तो भी मॉड ऑफ आर होता है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो के Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर आ जाएगा, उससे बहुत बड़ी इशू नहीं है। तो चलो लिखते हैं भैया प्रॉपर तरीके से, तो के Q1 Q2 इंटू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। चलो भाई के की वैल्यू नहीं रखूंगा क्योंकि भाई मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिखाना है फिजिक्स। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। Q1 की वैल्यू क्या है सर, -2 मैंने कहा था Q1 Q2 को भी साइन रखेंगे, और Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू है 5 अपॉन आर क्यूब निकालने के लिए भी हम लोग निकाला था, कितना आया था, अंडर आई थिंक आया था √3 आया था, और उसका आएगा यहाँ पर क्या कर देना है, क्यूब कर देना है कायदे में। और सर आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो आर वेक्टर लिखने का तरीका बताया था, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यानी आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं आएगी, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर निगेटिव का क्या सेंस है, और सर ये आप आर वेक्टर क्या सही दिखाए हो। सर कायदे में तो आपने बताया था कि जो आर कैप होगा वो वेक्टर एफ कैप की दिशा में होगा, क्योंकि भाई होना भी चाहिए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ कहता है कि भैया ये वाला चार्ज इसको खींचेगा अपनी तरफ, अपने पास बुलाएगा। तो आप तो कह रहे हो सर आर वेक्टर आप इधर लिए हो, और आप मुझे बताए थे कि आप फोर्स के लॉन्ग लोगे, तो कायदे में भैया जब इसको सॉल्व किया तो निगेटिव में आ रहा है आंसर, और निगेटिव में आंसर आने का मतलब होता है कि हमने जो डायरेक्शन लिया था वो गलत ले लिया था, तो हम डायरेक्शन को पलट देंगे। कौन सा इशू है, इससे हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यहाँ निगेटिव साइन बता रहा है कि हमने डायरेक्शन गलत ले लिया, अनजाने में गलती हो गई है, तो इसको हम डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि निगेटिवली चार्ज है। चलो भाई, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ। कोई भी क्वेश्चन हो एक ही तरीका है, क्या करना है, जिस चार्ज पर फोर्स पूछा गया है उस चार्ज पर वेक्टर आर की मुंडी रख दो कायदे में बस, और प्रॉपर तरीके से के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब लगा दो और मस्त रहो। चलो भाई अगली हेडिंग पे चलेंगे।
तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो बहुत मस्त टॉपिक अगला आ गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म कर चुके हैं, कुछ काम के क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड में आ सकते हैं चांसेस है, हम लोगों ने कर लिया। चलिए भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो कायदे में देसी भाषा में बोलें तो एक कूलाम चार्ज पर लगने वाला बल, ये हिंदी भाषा में, देसी भाषा में आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप यहाँ से बेसिकली ये फोर्स ही होता है, एक कूलाम चार्ज पर लगने वाला फोर्स। सर कैसे? अगर आप यहाँ पर इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स बताओगे तो Q1 Q2 कितना है 1 अपॉन क्या व्हाट आर स्क्वायर। तो कायदे में F बराबर क्या हो गया KQ/R²। इसी का नाम बदल के रख दिया गया, इसी को रख दिया गया, बोल दिया क्या बोला गया, इसी को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। देखिए एक कूलाम चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही है। अब कुछ काम की बातें मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। चलो भाई यहाँ लिख देता हूँ स्टार मार्क करके। देखिए अगर कोई चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में है, ऐसे रीजन में है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई है, तो उस पे लगता है फोर्स F बराबर QE। ये आप याद रखेंगे। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे यहां निकाला मैंने ना, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला वो क्या होता है KQ/R²। तो दूसरी काम की बात ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से, रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या एक्सप्रेशन आता है। तो चलिए बच्चों ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नई चीज नहीं है, एक कूलाम चार्ज पर लगने वाला बल ही है। चलो भाई थोड़ा रैपिडली आप रफ्तार को बढ़ाते हैं, स्पीड अप करते हैं और गियर नंबर 2 लगाते हैं। चलिए भैया तो हम लोग चलते हैं अब अपने काम की बात पे। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/R² होता है, ये आप सबको पता है। अब हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पहले क्या लिख दें, पहले चलो लिख देते हैं रॉड की वजह से। तो देखिए कायदे में रॉड की वजह से, अगर कोई रॉड है जिस पर प्लस Q चार्ज है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ का रॉड है, और इससे आपको R डिस्टेंस पे क्या लिखना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो, तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं। एक कंपोनेंट आता है इस वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिसकी वैल्यू होती है K/R व्हाट साइन θ1 प्लस साइन θ2, और एक तार के अलोंग कंपोनेंट आता है जिसको पैरेलल कंपोनेंट बोल सकते हैं अलोंग द वायर, वो होता है K/R cos θ1 माइनस cos θ2। तो बेसिकली ये होता है किसी रॉड की वजह से पॉइंट P पर क्या मैग्नेटिक फील्ड। अब आधे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अब सर ये एंगल क्या बता दीजिए, तो ये एंगल होता है, इस एंगल को बोलेंगे θ1 और इस एंगल को बोला जाता है θ2। कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब सर हम लोगों ने तो यूपी बोर्ड में कायदे में पढ़ा ही नहीं सर, आप लोगों ने ये पढ़ा था कि एक इनफाइनाइट, ये मैंने फाइनाइट लेंथ के वायर के बारे में बात किया, जिसका लेंथ कुछ फिक्स होगा और इस पर इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। देखिए मैं यहाँ पर 3 चार्ज डेंसिटी की बात करूँगा, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक एरियल चार्ज डेंसिटी और एक बैलोमिक चार्ज डेंसिटी। देखिए मैं यहाँ कायदे में लिख भी दे रहा हूँ। देखिए एरिया, देखिए पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं Q/L। एक होता है एरियल चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं Q/A, और एक होता है बैलोमिक चार्ज डेंसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और इसकी वैल्यू होती है Q/V। तो कायदे में यहाँ पर अगर आपने चार्ज को किसी तार पे बिछा दिया, किसी लाइन के अलॉन्ग बिछा दिया, तो वहाँ पर फार्मूला लगाते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज को लेकर के आपने किसी एरिया पर बिछा दिया तो वहाँ पर लगाएंगे एरियल चार्ज डेंसिटी, और अगर Q चार्ज को आपने किसी बैलून में लपेट दिया तो वहाँ पर लगाएंगे Q/V यानी बैलोमिक चार्ज डेंसिटी। तो इसकी चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा है और इस रॉड पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ P पॉइंट पर, और इसकी लेंथ फाइनाइट है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट आते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं वो इनफाइनाइट लेंथ की वजह से पढ़ते हैं, यानी इधर से भी काफ़ी बड़ा है, इधर से भी काफ़ी वायर बड़ा है, और आपको उसको किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब पूछा जाता है तो उसका एक कंपोनेंट आएगा इस साइड, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा कितना आएगा K/R sin 90 प्लस sin 90, क्योंकि
अगर आपने तार को बहुत बड़ा कर दिया तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा कायदे में सर। तो दोनों को 90-90 लेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा अलोंग द वायर से, लंबवत वाला घटक आएगा कितना, k लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90। इसी को लिख सकते हो k 2 लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों ने पढ़ा है। अब हो गया सर ये वाला कंपोनेंट कहाँ छोड़ दिए सर, पैरेलल कंपोनेंट अलोंग द वायर। तो ये वाला कंपोनेंट भैया जब आप θ1 और θ2 को 90-90 चिपका दोगे तो ये दोनों मर जाएंगे, तो ये वाला कंपोनेंट नहीं मिलता। तो आप लोगों ने कायदे में ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से। अब आप सोच रहे हो सर क्या सर सच में वायर इन्फिनिटी लेंथ का होता है? नहीं भाई, वायर वास्तव में इन्फिनिटी लेंथ का होता ही नहीं है। या तो वो जो पॉइंट है, देखिए, या तो वायर सच में बहुत बड़ा है, या तो वायर सच में बहुत बड़ा है, या तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो बहुत करीब है तार के। वो क्या है, वायर के बहुत करीब है। जैसे मेरे सामने बहुत बड़ा बिल्डिंग हो और मैं उसके बहुत पास चला जाऊँ तो मुझे लगेगा यार बहुत बड़ा इनफाइनाइट लेंथ का बिल्डिंग है। तो कायदे में देसी भाषा में इसका मतलब ये है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, रॉड की वजह से हो गया। अब हम लोग चलते हैं रिंग पे, तो कुछ मस्ती करेंगे, अभी क्वेश्चन भी 1-2 कर लेंगे इसमें काम के। चलिए देखिए, अगला हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। अब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ही लिख देंगे ना भाई, यूनिफॉर्मली, सब यूनिफॉर्मली चार्ज है। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज अगर होगा तो उसके लिए इंटीग्रेशन नागिन को बुलाना पड़ेगा कायदे में, वो तो हमारे सिलेबस में है नहीं। चलो भाई, तो रिंग की वजह से निकालते हैं। तो ये रिंग है, इस रिंग की जो है इस पर जो है चार्ज प्लस क्यू है, इस रिंग का रेडियस मान लेते हैं आर है। तो इसकी वजह से एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है कायदे में, उसकी वैल्यू होती है k Q, अगर इस लेंथ को मान लेते हैं x, तो KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, सारे बच्चे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है सर, 0 आता है। ठीक है, और एट इन्फिनिटी अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी चिपका दूं, यहाँ x की वैल्यू 0 डालने पर सेंटर पे क्या आएगा, अगर x को कम करते करते 0 डाल दोगे तो क्या आएगा, सेंटर पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और x की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे यानी बहुत बड़े दूर चले जाओगे रिंग से, तो कायदे में वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दोगे इन्फिनिटी, तो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर आता है कायदे में 0, इन्फिनिटिव लंबाई पे, कहीं इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चले जाओ। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये रिंग है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस पे क्यू चार्ज जो है लाइन के लॉन्ग बिछा दिया गया है, और उसकी वजह से जो है भाई रिंग है, एक रिंग है, तो उस रिंग पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली है, और उसका रेडियस आर है। तो इस पॉइंट पी पर क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है। कायदे में हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बहुत पूछा जाता है। ये मान लेते हैं एक्स है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0, इन्फिनिटी पे भी 0, सेंटर पे भी 0 और इन्फिनिटी पे भी 0 आया, तो इसका मतलब कोई चीज मतलब इन्फिनिटी पे भी 0 आना है। और x बराबर मैं दे रहा हूँ, x बराबर प्लस माइनस r बाई √2 में √2 पर कायदे में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। सर आपको कैसे पता, क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं इस एक्सप्रेशन को d/dx करते हैं और d/dx को 0 के बराबर करते हैं, तो x की वैल्यू निकालते हैं कायदे में, तो जो x की वैल्यू आती है वो प्लस माइनस r/√2 पर क्या आता है, मैक्सिमा मिलता है। यानी कि कायदे में ये ग्राफ यहाँ से चलेगा और ऐसे जो है इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। सेम यही लॉजिकली क्या होगा, यहाँ से चलेगा और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेते हैं। कायदे में ठीक इसी प्रकार से इसी का रिवर्स ग्राफ बनेगा इस साइड भी, यानी x बराबर माइनस r/√2 पर इधर भी मैक्सिमम मिलेगा, और x बराबर यहाँ भी r/√2 पे प्लस r/√2 पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं तो क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, क्लियर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सर, यहाँ निगेटिव में आ रहा है, नहीं मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। चलिए भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिनको थोड़ा सा तेज लग रहा होगा वो मेरी स्पीड को कम कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, रिंग की वजह से होने के बाद हम लोग चलते हैं अब आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं और अब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, या उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं डिस्क की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है,
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, प्लस सिग्मा, ठीक है। और रेडियस कितना मान लेते हैं, रेडियस मान लो कायदे में r मान लो। तो चलो भैया ये कोई डिस्क है तो यहाँ पर ये हम डिस्क ले लिया हम लोगों ने और इस पे चार्ज पूरे सरफेस पे लपेटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसकी डेंसिटी जो है सिग्मा है, रेडियस r मान लेते हैं और इस डिस्क के से x डिस्टेंस पे आप मान लेते हैं कि यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया। ये वाला एंगल इस एंड को मिलाते हैं, ये वाला रेडियस मान लेते हैं r है और ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल के आता है कायदे में प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने पर निकल के आता है। और यहाँ पर x पे जा करके dx थिकनेस का एक रिंग पकड़ते हैं और उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखते हैं, बाद में उसको इंटीग्रेट करते हैं, छोटे छोटे रिंग को जोड़ते जोड़ते क्या बनेगा, डिस्क बनेगा। तो वो सब हमें नहीं करना है क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं रफ्तार से। तो देखिए आता है, इस मैट्रिक से बता दे रहा हूँ, ये जिंदगी में नहीं बोलोगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे याद कर लीजिए सारे बच्चे। सर यहाँ पर सिग्मा क्या है, सिग्मा है रियल चार्ज डेंसिटी, 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब, थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि r बाई क्या, बेस का मतलब क्या हो जाएगा, x भाई, पर क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर आप सही लिख दीजिए, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी x अपॉन हाइपोटेनस आएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कायदे में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर ये मिलने वाला है, ठीक है सर, हमें ये समझ में आ गया। अब सपोज दैट यार ये रिंग अप टू इन्फिनिटी बहुत बड़ा होगा, ये रिंग इन्फिनिटी पे चला गया हो, बहुत बड़ा रिंग हो, तो उस केस में ये एंगल बड़ा होते होते कितना रख देंगे, 90 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट, क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सीट बन जाएगा। और आप लोगों ने यूपी बोर्ड वाले सिलेबस में इनफाइनाइट सीट की वजह से एक इनफाइनाइट लेंथ की, अगर इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस पर प्लस 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 चार्ज जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और r डिस्टेंस पे अगर आपसे या x डिस्टेंस पे इसी के साथ चले आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया होगा, तो आप बताते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही डेरिवेशन आप यहाँ से भी चिपका सकते हो। सर कैसे, थीटा का मान 90 डाल दो भैया, जैसे थीटा का मान 90 आप डालोगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए भैया, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ ये कुछ काम के फार्मूले आपको रिवीजन हो गए होंगे। अब हम लोग डिस्क के बाद चलेंगे नेक्स्ट। तो बच्चों अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, किसी आर्क की वजह से, किसी चाप की वजह से, अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो इसकी वजह से हमें अगर आपसे पूछा जाए कि चलो भैया यहाँ बता दो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो वो पॉइंट पे, तो कायदे में इसका फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा भाई, ये होता है K2 लेमडा बाई आर। अगर इसकी रेडियस को मान लें हम r, तो K2 लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2। क्लियर। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो बेसिकली एंगल वाई सेक्टर पे आएगा, एंगल वाई सेक्टर पे इधर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये डायरेक्शन हो गया इस दिशा में, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, K2 लेमडा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। यदि आपसे बोला जाए कि नहीं मैं तो पूरा रिंग बना देता हूँ या तो पूरा सेमी रिंग बना दूँ, और यहाँ पर ऐसे ऐसे प्लस 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 चार्ज है यूनिफॉर्मली, और यहाँ सेंटर पे पूछा जाए तो कायदे में एंगल आप यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ पर थीटा बाई 2 बेसिकली क्या होता है, थीटा ये एंगल होता है, यहाँ पर थीटा कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, क्योंकि एंगल कितना हो गया 2 पाई, तो आप यहाँ 2 पाई कर दीजिएगा, साइन पाई की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इस सेमी रिंग की वजह से सेंटर पे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। अब हम लोग निकलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन बीच में करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ लें। तो चलिए भाई थोड़ा सा हेडिंग बना लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए सर ये क्या चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी चार्ज की वजह से, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चार्ज की वजह से कुछ क्या निकलता है, फील्ड निकलता है, और उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज अगर यूनिट चार्ज यानी कि 1 माइक्रो कूलाम का या 1 कूलाम का चार्ज अगर रखा जाए तो वो क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंसेस क्या करता है, एक्सपीरियंसेस इफ एन इलेक्ट्रिक फोर्स, एक
इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है, इस रीजन को बोलते हैं एक 3 डायमेंशन रीजन, जिसमें कोई चार्ज अगर रखा जाए तो क्या मिलेगा, उस पे वो एक फोर्स का अनुभव करेगा। ऐसे फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है कायदे में, और इसमें कुछ काम की बात सुन लीजिए भाई। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें तो कंसंट्रेशन, जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पर मैक्सिमम होगा, जहां ज़्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। जैसे मान लेते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं क्वेश्चन के फॉर्म में। मान लेते हैं कोई रीजन है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे खींचा गया है। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए ये कोई रीजन है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप के है, इस टाइप से है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर रही है, और मैं आपसे बोलूँ कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम कहाँ पर है, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे, तो आप क्या बताएंगे, ए पर मैक्सिमम होगा कि बी पर मैक्सिमम होगा कि सी पर मैक्सिमम होगा। तो जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कायदे में ए पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंसंट्रेशन है, फिर बी पर, फिर सी पर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन याद रखिएगा। अच्छा एक बात और देखिए, आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सर इसका थोड़ा मतलब समझ नहीं आया। मान लो कि अगर आपसे बोलूं कि यार मेरे पास 2 चार्ज हैं, एक पर चार्ज है मान लेते हैं सपोज दैट 2 कूलाम, और दूसरे वाले पर चार्ज है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 4 कूलाम। 2 बॉडी है, एक पर चार्ज है 2 कूलाम, एक पर चार्ज है 4 कूलाम। तो अगर यहाँ से ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो अगर यहाँ से मैं 4 फील्ड लाइन दिखाता हूँ, 1 2 3 4, अगर यहाँ से मैं 4 फील्ड लाइन दिखाया तो कायदे में यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पर मुझे कितना दिखाना पड़ेगा, 8 फील्ड लाइंस दिखानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। समझ में आया? यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताइए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैं अभी देख रहा हूं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज क्यों बना रहे हो, इसको समझाइए सर। तो देखिए कायदे में, देखिए अगर कोई चार्ज पॉजिटिवली है, मान लेते हैं कोई चार्ज पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो अगर मैंने बताया डेफिनेशन क्या बताया, 1 कूलाम चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो अगर 1 कूलाम चार्ज को यहाँ रखोगे तो ये वाला कहेगा भाग यहाँ से, यहाँ पर रखोगे तो ये वाला चार्ज कहेगा भाग यहाँ से, रेडियली इसको भगाएगा। यहाँ रखोगे तो क्या करेगा, ये वाला यहाँ से इसको रिपल करेगा, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर के अलॉन्ग लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बेसिकली ऐसा पाया गया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। और निगेटिवली चार्ज की बात करें तो अगर 1 कूलाम चार्ज यहाँ पर रखोगे तो इसको अपने पास बुलाएगा, आजा भैया आजा आजा आजा। तो यहाँ से इस वजह से क्या होता है, कायदे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड द चार्ज रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगी। यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड और यहाँ पर क्या रहेगी, रेडियली इनवर्ड रहेगी। बोलो क्लियर? ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न हो गया। चलिए सर आप कुछ प्रॉपर्टी बता दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होंगी निगेटिवली चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। सर क्यों? नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सर क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि मान लेते हैं किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर काटती तो कायदे में इस पॉइंट पर आपको 2 टेंजेंट मिलता है, एक टेंजेंट इधर एक टेंजेंट इधर। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। इससे पहले क्या कॉन्सेप्ट है सर? इससे पहले ये कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा ये क्या है, अब चलते हैं इस वाले पर आते हैं, बाद में इस पर चलते हैं। सर ये वाली कहानी समझाइए। देखिए कायदे में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर देते ना तो इस पॉइंट पर, इस कॉमन पॉइंट पर एक टेंजेंट इधर मारते एक टेंजेंट इधर मारते, तो एक ही पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेवर पॉसिबल ही नहीं है कि एक डायरेक्शन इधर मिल रहा है, डायरेक्शन इधर मिल रहा है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन क्या होती है कि किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, और एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की परिभाषा कहती है कि उस
ऐसी इमेजिनरी लाइन जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है। तो यार भैया यहाँ पर इस चार्ज को तो फंसा दिए आप, ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड का, और आप कह रहे हो भैया इधर भी डायरेक्शन इधर भी डायरेक्शन, किधर जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो कायदे में एक दूसरे को काट नहीं सकती। तो कुछ ये प्रॉपर्टी हो गई, ओरिजिनेट होती है, टर्मिनेट होने वाली प्रॉपर्टी हो गई। कहाँ पर मैक्सिमम, जहाँ पर फील्ड लाइन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। तो बच्चों अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसेप्ट जो है डिस्कस कर ली। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया, यानी किसी भी किसी सरफेस को लंबवत गुजरने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती हैं उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसका फार्मूला निकाल लेते हैं। देखिए अगर ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये कोई सरफेस हम लोगों ने ले लिया, तो इस सरफेस पे एरिया वेक्टर क्या होता है समझ लीजिए। एरिया वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन लेना है आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस से बाहर की तरफ, क्योंकि एरिया क्या होता है बेसिकली दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर होता है, इसलिए एक एरिया क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। तो हम लोगों ने डायग्राम पहले से ड्रा कर लिया है इसे बचाने के लिए। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस सरफेस से गुजर रही है, तो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया। तो यार ये फील्ड लाइन कौन सी फील्ड लाइन है जो इस एरिया को परपेंडिकुलर पास कर रही है। तो कायदे में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है भाई, इसी के पैरेलल लेके चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। तो इसका दो कंपोनेंट कर लेते हैं कायदे में, मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा। तो एक कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, चलो इधर बना लेते हैं भाई। एक कंपोनेंट आएगा इधर के डायरेक्शन में, वो आएगा ई नॉट कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ई नॉट साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट तो सरफेस से ही पास कर गया, सरफेस को छू करके निकल गया, लेकिन ये वाला कंपोनेंट कायदे में देखो, ये वाला कंपोनेंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर होकर गुजर रहा है। तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया, तो फ्लक्स को डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई नॉट कॉस थीटा इंटू क्या, एरिया। इसको आप लिख सकते हो ई नॉट ए कॉस थीटा कायदे में, या आपकी मर्जी आप इसी को लिख सकते हो ई नॉट डॉट ए, यानी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से क्या होता है, फ्लक्स डिफाइन होता है। ये सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्लियर। इसका ये सिंबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। तो ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, तो इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, देखिए न्यूटन पर कूलम इंटू यहाँ से मीटर स्क्वायर, तो यहाँ कायदे में आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसका फार्मूला क्या है, ई नॉट, ई बराबर एफ बाई क्यू होता है। एफ की यूनिट होती है न्यूटन और क्यू की यूनिट होती है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम यहाँ चिपका दोगे, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि आपको एंगल वंगल देख के जोड़ना उड़ना नहीं है। ठीक है सर, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब चलते हैं कुछ और काम की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई सरफेस है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सर मैक्सिमम वैल्यू कितने एंगल पे आती है, जब थीटा की वैल्यू आप क्या रख दीजिए, एग्जांपल के तौर पे फार्मूला के लगाइए फार्मूले में, अगर थीटा का मान आप 0 रखेंगे तो क्या आएगा मैक्सिमम, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या थीटा की वैल्यू पाई हो। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, ये नहीं सर जी पाई रखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू होती है, पाई मतलब 180 का मान -1 होता है सर, तो निगेटिव में आ रहा है तो मिनिमम होगा। नहीं, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो कायदे में 0 डालोगे तो मैक्सिमम आएगा। फ्लक्स कितना आएगा सर, यहाँ पर आएगा ये प्लस माइनस ये आता है, यानी प्लस कब आएगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू, यार थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो आप रखोगे तो ई नॉट ए आएगा, यानी प्लस ई ए आएगा। अगर 180 डाल देते हो तो माइनस ई आएगा। तो ये फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू आती है। मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी सर, मिनिमम वैल्यू कब मिलती है, जब थीटा की वैल्यू, ये तो थीटा की वैल्यू जब आप ये डाल दोगे, और जब थीटा की वैल्यू क्या डाल दोगे,
क्या करते हैं 90 डाल देते हैं, तो क्या होता है यहाँ इस वाले केस पे क्या होता है, फ्लक्स आपको मिनिमम मिलता है। सर कैसे मिलेगा, आपके मान लेते हैं, ये डायग्राम बना लेता हूँ, मान लेते हैं ये वाला जो है सपोज दैट कोई सरफेस ले लेते हैं भाई, ये मान लो कोई सरफेस है और इस सरफेस पे एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, या एरिया वेक्टर मान लो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, और क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर नॉर्मल रहेगा सरफेस से लंबवत नॉर्मल बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हूँ मैं नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, हमेशा लेना है, ये हमारा कन्वेंशन रहेगा, ये हमारा कन्वेंशन रहेगा कि हमेशा डायरेक्शन को प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं थोड़े समय के लिए, ई नॉट इस डायरेक्शन में है, एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो सरफेस को छू कर निकल जा रही है, और डेफिनेशन क्या कहता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एरिया, ये तो सरफेस को छू रही है, तो इसकी वजह से फ्लक्स नहीं निकल के आता, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम। इसके लिए डायग्राम क्या रहेगा सर, इसके लिए डायग्राम रहेगा भैया कि इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, या ऐसा हो सकता है कि आपका एरिया वेक्टर इधर हो और एरिया वेक्टर इधर हो और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो, ई नॉट इनसाइड हो, तो इस केस में एंगल कितना आएगा 180 डिग्री, इस केस में कितना आएगा 0 डिग्री। तो ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स की बात। और ये फार्मूला कैसे डिफाइन हुआ, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एरिया, ये होता है बेसिकली फ्लक्स। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं बॉडी की बात करते हैं। कोई बॉडी है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है, ठीक है, और इस बॉडी को उसमें रख दिया गया, तो बेसिकली क्या होता है, इनकमिंग फ्लक्स की बात करें, यानी कि फील्ड लाइन जो यहाँ से एंटर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो कायदे में यहाँ के यानी इस सरफेस वाले से एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है, तो यहाँ पर एंगल 180 बनता है। तो इनकमिंग फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स का फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए। तो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा लिखेंगे, थीटा का मान 180 चिपका देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेना ही है क्योंकि वो हमारा कन्वेंशन है। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो माइनस का ई ए। वहीं जब आउटगोइंग फ्लक्स की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर क्या होता है कायदे में एंगल 0 डिग्री आएगा, तो ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ रखोगे तो प्लस ई ए। यानी ओवरऑल याद रखिएगा इनकमिंग फ्लक्स जो होता है वो निगेटिव होता है और आउटगोइंग फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और नेट फ्लक्स अगर बात करें कि इस बॉडी से पास ऑन नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द बॉडी, तो कितना आएगा, नेट फ्लक्स 0 आएगा क्योंकि जितना फील्ड लाइन इधर से एंट्री मार रही है उतनी ही फील्ड लाइन इधर से बाहर निकल गई, तो नेट फ्लक्स थ्रू द बॉडी कितना आएगा 0। और एक बात और समझिए, जैसे बात है कोई यहाँ पर कोई सरफेस है, कोई रीजन है और मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर इस रीजन के बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, तो इसके वजह से फील्ड लाइन निकलेंगी और फील्ड लाइन निकलेंगी तो ऐसे एंटर करेंगी, और ये कोई सरफेस है, रैंडम सरफेस ले लिया, तो जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल जा रही है भैया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि नेट फ्लक्स थ्रू पासिंग थ्रू द बॉडी इज इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ पर भी नेट फ्लक्स कितना आएगा 0, क्योंकि जितना एंटर की उतना क्या कर गई बाहर, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स को निगेटिव में लोगे, क्योंकि इधर का अगर यहाँ पर एक छोटा सा रीजन लोगे तो इसका एरिया वेक्टर बी ए बाहर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर एंगल कितना आएगा 180। यहाँ पर अगर आप डी ए पकड़ोगे छोटा सा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है। तो बेसिकली जब ओवरऑल जोड़ोगे और सम करोगे तो क्या आएगा, नेट फ्लक्स थ्रू बॉडी कितना आएगा 0 आएगा। तो चलिए थोड़ा सा अब आगे प्रोसीड करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित कुछ काम की बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं गॉस लॉ पे, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे आखिरी में 5-10 मिनट में करेंगे, क्वेश्चन सारे कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई हम लोग पढ़ते हैं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए बच्चों, गॉस लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ क्या करता है, गॉस लॉ किसी भी स्ट्रक्चर की वजह से हमें क्या कर देगा, किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमारा हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ ले कि भैया चलो पहले गॉस लॉ का प्रूफ दो, स्टेटमेंट क्या है सर, तो किसी भी बंद पृष्ठ से, मान तो कोई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, इसके अंदर जो चार्ज बैठा हुआ है, मानते हैं क्यू नॉट चार्ज बैठा हुआ है इसके अंदर, तो आपको पता है इसकी वजह से यहाँ पर से फील्ड लाइन निकलेंगी। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या कर सकते हैं, उसको नाम देते हैं फाई ई। इस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी चार्ज है क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू
क्यू इनसाइड टाइम्स ऑफ 1/ε0 होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो चार्ज रखना है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर जो चार्ज रखना है ये अंदर वाला चार्ज रखना है। यानी अगर मार्केट में यहाँ भी कोई चार्ज है Q1, यहाँ भी कोई चार्ज Q2 है, तो हमें ये चार्ज नहीं पकड़ना है। हमें क्या करना है, ये जो हम सरफेस खींचे हुए हैं क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज उपस्थित है उसकी वजह से हमें फ्लक्स मिल रहा है, तो वो कितना आता है Q इनसाइड बटे ε0। तो बच्चों इस फार्मूले में देखिए ये वाला तो फार्मूला आया Q इनसाइड बाई ε0। इसको प्रॉपर तरीके से आप फुल तरीके से अगर आपको गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखना है तो ये एक्सप्रेशन आप याद रखें। इस एक्सप्रेशन में कहता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एरिया। इसका मतलब होता है फ्लक्स। फ्लक्स जो होता है वो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, सरफेस मतलब ये एक क्लोज सरफेस बनाया गया है, तो इस सरफेस पे के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जो छोटे छोटे यहाँ पर ds एरिया वेक्टर है, नहीं है भाई, यहाँ पर हमें क्या करना है, छोटे छोटे एरिया पकड़ने हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E1 और यहाँ का एरिया वेक्टर मान लेते हैं ds इधर इस डायरेक्शन में है, यहाँ का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो कायदे में E.ds करना है इस छोटे छोटे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में है और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, और उसका E.ds करके सरफेस के अलॉन्ग उसको जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है। और आपको तो इसकी वैल्यू जो मिलती है एक्सपेरिमेंट से आई वो कितनी आती है, Q इनसाइड बाई ε0। यही आपका क्या है, गॉस का प्रमेय है, जो क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देता है किसी भी स्ट्रक्चर की वजह से, जैसे किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी की वजह से देगा, किसी भी क्लोज सरफेस की वजह से देगा, किसी भी रॉड हम लोग निकालेंगे आगे चल करके, किसी भी सिलेंडर की वजह से देगा। तो चलो भाई थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। याद रखिएगा इसमें कुछ काम की बातें हैं, जैसे इस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। सर ये कौन सा सरफेस है, ऐसा सरफेस जो इमेजिनरी सरफेस है, जिस पॉइंट पर हमें एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उसी से पास होता हुआ एक सरफेस खींचते हैं, वो जो एक प्रकार का इमेजिनरी सरफेस है और उसका नाम दिया गया क्या, गॉसियन सरफेस। ठीक है, और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो ये इस फार्मूले में लिखा है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इक्वल टू Q इनसाइड बाई ε0, इसमें E है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। मतलब मानते हैं मार्केट में Q1 Q2 Q3 तमाम चार्जेस हैं और एक अंदर Q0 चार्ज उपस्थित है। तो अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिख रहे हो इस पॉइंट P पर, तो आपने गॉसियन सरफेस तो बना दिया, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा वो इस चार्ज की वजह से, सारे चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज रखा जाता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज को हम पकड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ करते हैं इसका एप्लीकेशन ताकि आपको बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो चलिए भैया देखिए हम लोग करेंगे इसका एप्लीकेशन। तो डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंतर्गत पहला है हॉलो स्फेयर की वजह से, या उसी को बोल सकते हो सेल की वजह से, थिन सेल की वजह से, हॉलो स्फेयर या सेल, या इसी को कंडक्टर बोल सकते हो, कंडक्टर की वजह से क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे हम लोग मूव कर चुके हैं। तो मान लेते हैं एक हॉलो स्फेयर है, इसका रेडियस आप लोग मान लीजिए r रेडियस है, और आपको पता है ये कंडक्टर या सेल है या हॉलो स्फेयर है, तो यानी कि इसके अंदर तो कुछ है नहीं, बाहर सरफेस पे जो भी चार्ज दोगे वो कहाँ पर होंगे, सरफेस पे होंगे। तो इसका मानते हैं चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें निकालना है एक्सटर्नल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड P डैश, और कहीं पर हमें अंदर कहीं निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आप इसको नाम दे दीजिए P डैश P डबल डैश। तो चलिए भैया ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये सरफेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका इंटरनल पॉइंट हो गया। तो चलो निकालते हैं भैया। तो बाहर निकालने के लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा, उसी से आपका काम बन जाएगा। वो होता क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इज इक्वल टू क्या, Q इनसाइड बाई ε0। इसी से काम बन जाएगा। आपको बताया गया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता
है वहाँ पर खींचते हैं, वहाँ से पास होता हुआ आप क्या खींचते हो, एक गॉसियन सरफेस खींचते हो। तो चलो पहले करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालते हैं। तो यहाँ से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे और क्या लिखना है, ऐसा सरफेस खींचते हैं, ऐसा नहीं बकैती नहीं करेंगे कि जो मर्जी के वही सरफेस खींच लें, ऐसा सरफेस खींचेंगे ताकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के हर पॉइंट पे कांस्टेंट मिले और उस सरफेस का एरिया हमें पहले से पता हो। तो चलो लगाते हैं। तो यहाँ से भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जब जगह यूनिफॉर्म है, इस आर डिस्टेंस पर, इस सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल आएगा यहाँ से ई डॉट, यहाँ पर क्या करते हैं डी ए। तो यहाँ पर छोटे छोटे इस सरफेस पे, जब भाई इस सरफेस से पास होता हुआ, इस गॉसियन सरफेस से पास होता हुआ फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स इसी फ्लक्स ही तो निकालना हूँ। तो यहाँ पर तमाम छोटे जब डी एस यानी कि सरफेस को जोड़ोगे, छोटे एरिया को पकड़ोगे तो वो पूरा एरिया दे देगा। तो पूरा एरिया कितना है, एक स्पेयर की सरफेस एरिया होती है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर रख देना। अंदर वाला चार्ज कितना है, मैंने मान लिया है भैया इस पे चार्ज है क्यू चार्ज है, ठीक है। कितना चार्ज है इस सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस कितना चार्ज है क्यू, तो यहाँ लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे आएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसी को लिखते हैं देसी भाषा में के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डरिए नहीं, ये काम की बातें हैं। चलिए एक्सटर्नल पॉइंट पे हो गया। सरफेस पे कोई पूछे सर सरफेस से बता दीजिए, चलो यहाँ दिखा देता हूँ। सरफेस की बात करते हैं तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या कर देंगे, कैपिटल आर करेंगे, तो ई इक्वल टू आएगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सर हमें बता दीजिए सरफेस के बाद हमें इंटरनल पॉइंट बताइए। तो इंटरनल पॉइंट पे भी कोई नई चीज़ नहीं है, आप क्या करिएगा इंटरनल पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाओगे, और जब यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो आपको पढ़ाया गया है, क्या फॉर्मूला लगा लीजिए, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यहाँ सब वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ जब लगाओगे तो अंदर वाला चार्ज कितना है 0, तो यहाँ 0 चिपका देना अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई अंदर वाला चार्ज कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज क्या है 0, तो ये ओवरऑल 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0, यानी कि नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्पेयर सेल बोलो या कंडक्टर बोलो, कंडक्टर चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो कंडक्टर हो, क्योंकि कंडक्टर को जो भी चार्ज दिया जाता है, हॉट एवर चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, एवरीथिंग कम्स टू द सरफेस, जो भी चार्ज देते हो कंडक्टर को सरफेस पे आ जाता है। तो कायदे में इसके सरफेस पे जो भी चार्ज है तो उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना मान लिया हम लोगों ने, सिग्मा मान लिया। तो अंदर 0 सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर और बाहर होता है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसका ग्राफ भी कहीं छोटे से जगह पे, चलो यहाँ देख लीजिए ग्राफ बना लेते हैं भैया। तो इसका ग्राफ कुछ कायदे में बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, यहाँ पर आर ले लो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, अंदर 0 है, यानी कि जब तक पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कहाँ तक, जब तक आप कहाँ ना पहुँच जाओ, जब तक आप इसके सरफेस पे ना पहुँच जाओ। जैसे आर इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, जैसे आर इक्वल टू कैपिटल आर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, उसके बाद यहाँ पर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाता है। और उसके बाद में देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाता है, यानी कि बाद में आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कायदे में ऐसे बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। सर समझ नहीं आया, अरे भाई देखिए कहाँ गया ये डायग्राम, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की, यानी कि आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो कायदे में यहाँ पर तो 0 हुआ, बाद में यहाँ पर इस वाले रीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, फिर उसके आगे जाओगे तो स्मॉल आर के हिसाब से घटेगा, ठीक है, स्मॉल आर के हिसाब से घटेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से डिक्रीज होएगा। चलिए भाई, तो यहाँ से निकलते हैं, ये हॉलो स्पेयर या सेल या कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल दिया। अब हम लोग चलते हैं किसी भी सॉलिड स्पेयर की वजह से, यानी भरे हुए चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चलते हैं। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन क्या है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा एप्लीकेशन नंबर 2 की बात करते हैं। वो पहला वाला था, वो हम लिख लेते हैं सॉलिड स्पेयर, या सॉलिड स्पेयर बोलो या नॉन कंडक्टिंग स्पेयर बोलो, ठीक है, चलेगा।
वो कंडक्टिंग स्फीयर बोल दिए थे, ये क्या बोल सकते हो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोल दो। ठीक है सर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें चार्ज इस बार अंदर भरा हुआ है। पिछली बार चार्ज कहाँ पर था, सरफेस पे था, तो वहाँ पर हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी बताई थी। यहाँ पर हम लोग रो की बात करेंगे, मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और इस पे चार्ज कितना है, क्यू, प्लस क्यू चार्ज है। तो भैया फिर से वही करते हैं, बाहर यहाँ हेडिंग बना लेते हैं, पहले हम लोग निकालेंगे एक्सटर्नल, फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे इंटरनल। ठीक है बच्चों, यहाँ इंटरनल की बात कर लेंगे, ये पहला, ये दूसरा, और तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे एट सरफेस। तो चलो फटाफट कर लेते हैं इसका प्रूफ। देखिए पहले एक्सटर्नल की बात करते हैं, तो थोड़ा इसको हटा देते हैं भाई। एक्सटर्नल में आया था, ये आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कायदे में तो यहाँ बनाएंगे गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस का थ्योरम कहता है कि भैया हम किसी भी सरफेस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना है जो इस सोर्स के सिमेट्रिक हो, ताकि आप आसानी से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। चलिए भाई एक्सटर्नल निकालते हैं, तो वही लगाएंगे E इंटू, एक ही ट्रिक बताया था, 4 पाई आर स्क्वायर, याद कर लीजिए भैया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बताया था, Q अंदर वाला इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी स्पेयर के लिए फॉर्मूला चलेगा, किसी भी स्पेयर के लिए, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। तो चलो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भैया। तो यहाँ से Q इनसाइड कितना है, ये अंदर इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज फंस गया, प्लस क्यू चार्ज फंस गया, तो प्लस क्यू बाई क्या व्हाट, ये दूरी कितनी है, आर है, तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कायदे में ये आ गया के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सर वही तो आ गया, हाँ तो बाहर वही होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है, अंदर वाले में समस्या आती है। अभी अंदर वाला हम लोग निकालेंगे, बाहर वाले में तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही आता है। चलिए हम लोग निकालते हैं एट सरफेस को छोड़े, इंटरनल एक्सटर्नल पॉइंट पे और इंटरनल पॉइंट पे चिपका लेते हैं। चलिए भैया इंटरनल पॉइंट पे खटाखट निकाल लेते हैं। हाँ तो बच्चों चलते हैं इंटरनल पॉइंट निकालने के लिए। तो भाई इंटरनल पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, तो अंदर एक गॉसियन सरफेस खींच लो, माए थे कोई पॉइंट पी पे निकालना है अंदर, तो गॉसियन सरफेस अंदर खींच लो। तो अंदर खींचने के लिए फिर लगाओ फार्मूला, एक ही फार्मूला, E इंटू ऊपर लिखा हुआ भैया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सर आप आर बदल नहीं रहे, आर वही ले रहे हो, सेम ही ले रहे हो, क्योंकि भैया देखो मैं आर को वेरिएबल मान रहा हूँ, बाहर लूंगा तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा आर, अंदर सरफेस पे लूंगा तो ये वाला आर हो जाएगा, और अंदर लूंगा तो ये वाला डिस्टेंस आर हो जाएगा। तो उसे इशू नहीं होना। ये देखिए इनसाइड वाला चार्ज, अब यही सर दिक्कत है, तो चलो इसको रोक लेते हैं। इनसाइड बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे प्रॉब्लम में है सर इनसाइड कैसे लिखें, तो देखो बहुत चालाकी से लिखते हैं, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे सर, यूनिटरी मेथड। देखो ये पूरा चार्ज अंदर भरा हुआ है, देखिए क्यू चार्ज को कितने बैलून पे लपेट दिया, ये कितने बैलून पे लपेटा है आपने, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बैलून में लपेट दिया। तो एक मतलब भाई यूनिट चार्ज को कितने में लपेटे होगे, क्या होता है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए Q चार्ज को इतने बैलून में लपेट दिया, मान लेते हैं 100 कूलाम चार्ज था, उसको 200 मीटर क्यूब में लपेट दिया। तो मैं कहूँ कि भैया 1 कूलाम कितने लपेटा, तो डिवाइड मार दोगे, तो वैसे कितने कूलाम भाई, कितना 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 कितना। तो इस छोटे से बैलून में जैसे इतने चार्ज को इतने बैलून में लपेटा, तो यूनिट वैल्यूम में कितना चार्ज लपेटा, ऐसे समझो यूनिट वैल्यूम में कितना आया, Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब चार्ज को लपेटा। तो ये कितना वैल्यूम होगा, अगर इसके रेडियस को स्मॉल आर मान ले तो ये होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। वैल्यूम कितना लपेटा चार्ज को, तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, और कायदे में यहाँ से जो है आई थिंक 3 से 3 उड़ गया, कुछ बच रहा है क्या भाई, 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया कायदे में, Q इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। दोबारा समझ लो, Q चार्ज को इतने वैल्यूम में लपेटा, तो यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है भाई, और इसी को बोलते हैं कायदे में रो बोला जाता है। तो आप डरिए नहीं, इसी को आप रो लिख सकते हो, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम में कितने चार्ज आएंगे, इतने चार्ज आएंगे। अब कायदे में चिपका दो, तो यानी चार्ज की वैल्यू हमें मिल गई सर। तो यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे
ई इंटू 4πr² इक्वल टू चार्ज है QR³ अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ε0 इंटू R³। तो यहाँ से आप कायदे में सॉल्व कर लीजिए तो ई कितना आएगा, यहाँ से इसको भेजिए कितना आएगा, QR³ अपॉन 4π को भेजिए 4πr² और इंटू ε0 इंटू R³। तो एक R², दो R² उसका कट जाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से लिख सकते हो KQR अपॉन 4πε0 इंटू R³। ये बेसिकली रिजल्ट आता है KQR, यानी R क्या है आपका, ये वाला डिस्टेंस है, और ये कैपिटल R क्या है आपका, बेसिकली रेडियस है। तो के क्या लिख रहा हूँ भाई, इसको जब इसको लिख दिया तो के हटा दो। अभी क्या कर दोगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं KQ स्मॉल r बटे कैपिटल R³। ये रिजल्ट आएगा प्रॉपर तरीके से। सर हमें रो के फॉर्म बताइए, ये तो हो गया, आपने K और Q के फॉर्म बताया, यानी चार्ज के फॉर्म बताया, मुझे डेंसिटी के फॉर्म बताइए। तो डेंसिटी के फॉर्म में कायदे में इसको लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है इंटरनल पॉइंट पे उसको लिख सकते हो रो R/3ε0। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ भी वेक्टर लगा सकते हो, तो कोई उससे विशेष इशू नहीं आएगा। सर ये कहाँ से आ गया भैया, इसको डेंसिटी की टर्म में लिख दिया। क्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, देखो 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 देखो, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज, तो यहाँ पर आप क्यू लिख सकते हो। तो क्यू बराबर ये आपका रो हो जाएगा, बोलो भाई, Q बराबर ये आपका रो हो जाएगा, किस वैल्यू रो होती है, तो रो इंटू 4/3πr³। जब आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से Q का मान रखोगे रो इंटू 4/3πr³, तो काटा पीटी करोगे तो कायदे में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। सर सरफेस से बताइए, तो सरफेस पे भैया वही स्मॉल r इक्वल टू क्या रख दो, कैपिटल R रख दो। सर ग्राफ की बात कर ले भाई, तो चलो ग्राफ की बात कर लेते हैं। यहाँ लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ बनाते हैं R। तो कायदे में देखो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक जाओगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ सीधा बनेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन टाइप का, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से बनाऊं तो यहाँ पर R इक्वल टू कैपिटल R, और बाहर कैसे प्रोपोर्शनल है इस टाइप का। यानी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ पहले सीधा जाएगा फिर ऐसे उतर आएगा, ठीक है। इस तरीके से इस बात को याद रखिएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल पॉइंट पे, ये हो गया इंटरनल पॉइंट पे। इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका सॉलिड स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हॉलो स्फीयर की वजह से इसके पहले वाला था, और नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड स्फीयर की वजह से ये वाला प्रूफ हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट 2 आए लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। टिल देन टेक केयर।